नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। मैं हूं शंकर अनिमेश। बिहार चुनाव का पहला फेज 6 तारीख को है, लेकिन पहले फेज से बिहार की चुनावी फिजा किस तरह से बदल रही है, बिगड़ रही है, महागठबंधन किस स्थिति में है और एनडीए की स्थिति क्या है, एनडीए उन सीटों पर लीड की पोजीशन में है या उसे महागठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है, इन सारे सवालों को समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो एलजेपी के प्रवक्ता आर विनीत जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही राकेश रंजन जो पटना यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं वो साथ में जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं और साथ ही कार्तिकेय बत्रा जो असिस्टेंट प्रोफेसर अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर से हैं और साथ ही सी वोटर के साथ भी जुड़े हुए हैं, वहां के डेटा को भी वो एनालाइज करते हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आपको क्या दिख रहा है कि इस समय जो स्थिति है बिहार चुनाव की और जो कैंपेन एक तरह से अंतिम पीक पर पहले फेज के लिए पहुंच रहा है, उसमें क्या महागठबंधन एक तरह से मुकाबले में बना हुआ है, उसकी लीड दिख रही है 2020 के चुनाव की तरह वो कांटे की टक्कर में है, या एनडीए एक बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन के साथ अपनी लीड बना रहा है? बिल्कुल। फर्स्ट फेज का प्रचार शबाब पे है और हम इंतजार कर रहे हैं 14 तारीख का। 14 तारीख का हम लोग इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, इसको एक नी जर्क रिएक्शन ना माना जाए। इसके पीछे कार्य किया गया है, विकास की बात की गई है। हम महागठबंधन की तरह नहीं है जो कि बहानों के पीछे छिपते हैं और हर बार गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं। इसीलिए और विशेष करके जब एनडीए की सरकार में एनडीए के पांचों घटक दल में हमारी पार्टी भी शामिल है, उसमें मोदी जी का काम करने का तरीका है। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हम बिल्कुल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। साथ में हमारे नेता चिराग पासवान जी का जो व्यक्तित्व है, जो हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाया है, तो ये तो हमारे कुछ यूएसपीज हैं, हमारे अच्छे पॉइंट है। लेकिन वही महागठबंधन का देखिए कि पहले तो ये कि गठबंधन है नहीं, एक फ्रैक्चर्ड बंधन है और ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की जनता कह रही है। लेकिन इस चुनाव में विनीत जी एक समझना चाहेंगे कि इस चुनाव में एक जो ग्राउंड पे जो लोग घूम रहे हैं उन सबको ये लग रहा है कि इस चुनाव में दो फैक्टर जो बड़े प्ले कर रहे हैं। एक तो नीतीश कुमार इस चुनाव को लीड कर रहे हैं, अनलाइक 2020 की। 2020 में नीतीश कुमार एक तरह से उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। महागठबंधन का जो 10 लाख जॉब वाला जो प्रॉमिस था उसका मोमेंटम दूसरे फेज में दिखने लगा था। इस चुनाव में नीतीश कुमार काफी कंफर्टेबल पोजीशन में हो, और चूंकि पिछले चुनाव में आप लोगों ने नीतीश कुमार को 43 पे पहुंचा दिया था, तो चिराग पासवान का जो फैक्टर है वो भी इस चुनाव का एक क्रूशियल फैक्टर है। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार की बीजेपी से बेहतर स्थिति होगी इस चुनाव में, या बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी? शंकर जी, पहले तो मैं इस बात पे क्लेरिफिकेशन दे दूं कि 2020 में हम लोग एनडीए के हिस्सा नहीं थे, विपक्ष में थे। और विपक्ष में जब आप होते हैं, अब चुनाव जब लड़ते हैं तो बिल्कुल जोर शोर से लड़ते हैं। अब इसके कारण किसी को घाटा हुआ, किसी को मुनाफा हुआ, तो उस पर हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि गंगा में काफी पानी बह चुका है। जहां तक बात आपने कहा है, नीतीश कुमार जी बिल्कुल सही कहा है आपने कि बिल्कुल वो आगे से ही लीडिंग बाय द एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप ये कहिएगा कि नीतीश कुमार जदयू एक बड़े भाई की भूमिका में नंबर ऑफ सीट्स के मद्देनजर हम बात कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा, बीजेपी ही होगी। क्योंकि जो चुनाव प्रचार जो हम लोग 8-10 दिन से घूम रहे हैं, हमें लगता है कि बीजेपी को सीटें ज्यादा आएंगी, उसके बाद से नंबर 2 पे जदयू होगी, या फिर नंबर 3 पे हम लोग रहेंगे। लेकिन मिला जुला कर हमसे कुछ पूछा जाए तो लुबे लुबाब क्या होगा, तो हम लोग बड़ा कंफर्टेबल 150-160 के आसपास पहुंचेंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बिल्कुल बनाएंगे। प्रेम, आप जो जिस तरह से ग्राउंड पे जिन इलाकों में घूम रहे हैं वहां पे क्या जनता की पल्स समझ में आ रही है? ग्राउंड पे क्या आपको इमोशन समझ में आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार एक तरह से फिर से बाउंस बैक करके, जिस तरह से लोगों ने खारिज कर दिया था, नीतीश कुमार फिर से एक तरह से मैदान में सबसे आगे दौड़ रहे हैं? और वैसी स्थिति में तो फिर जो बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी एम्बिशन रही है कि वो महाराष्ट्र की तरह शिंदे फार्मूला बिहार में अपनाएं और बिहार में बीजेपी का सीएम हो, वो शायद वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। जी शुक्रिया शंकर जी। देखिए, बिहार में दो चार बातें जो हमें दिख रही है कि बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री चुनाव हार सकते हैं, ऐसा जिसमें नाम मुझे बताइए नाम बताइए। मंगल पांडे हार रहे हैं, जीत रहे हैं? जी, मंगल पांडे जी का जितना मुश्किल लग रहा है, आपको दोनों डिप्टी सीएम मुश्किल में हैं, जीवेश रंजन जी मुश्किल में हैं। ये सारी चीजें दिख रही हैं। हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन अब बहुत थोड़ा बहुत मार्जिन हो जाए तो बात अलग है, लेकिन बहुत
हार सकते हैं, मैं कह रहा हूँ हार जाएंगे हम्म। ये नहीं कह रहा। हम्म। लेकिन दूसरी बात यह है कि मुझे लग रहा है कि जेडीयू की मास अपील एनडीए में ज्यादा है, नीतीश कुमार की मास अपील ज्यादा है, और महिलाएं नीतीश कुमार के प्रति अब भी बहुत आकर्षित हैं उनसे। जब कोई शराबबंदी की बात को हटाने की बात करता है, जैसे जनसुराज ने कहा है, तेजस्वी जी ने भी कहा है, तो इससे महिलाएं बहुत खुश नहीं होती। उनका हम्म। हमने बातचीत भी की है, तो महिलाओं का ये कहना होता है कि कम से कम शराबबंदी से ये तो है कि कोई शराब पी करके पति अपनी पत्नी को नहीं पीट रहा है, कोई हम्म। शराब पी करके सड़क पे मंडरा नहीं रहा है, चोरी छिपे पी रहा हो, करप्शन होता हो अलग मैटर है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा मिली है। जीविका दीदी मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन हम्म। उस मास्टर स्ट्रोक में दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव एक नेता के तौर पर बिहार में सबसे बड़े नेता हैं आज के तारीख में, हम्म। क्राउड पुलर्स भी हैं, वोट्स भी उनको है, सबसे बड़ी पार्टी के भी नेता हैं। तो तो उन्होंने जीविका। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है प्रेम की अट्रैक्शन तेजस्वी यादव का काफी ज्यादा है, लेकिन वो मोमेंटम वो 2020 वाला क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? क्या उन्होंने जो 10-15 दिन जो समय अपना खोया इस सीटों की लड़ाई में, झगड़े में, उसके कारण वो ट्रैक्शन नहीं आ पा रहा, या फिर जो 10,000 स्कीम का जो ट्रैक्शन है नीतीश कुमार का वो ज्यादा प्रभावी है? क्योंकि यूथ जो सेगमेंट है उसमें तो तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर का ट्रैक्शन है, तो वो मोमेंटम क्यों नहीं बन पा रहा? देखिए, इस बार तेजस्वी यादव ने एक रणनीति बनाई है, हम्म। वो है कि अपने कार्यकर्ताओं को उछल कूद मचाने से रोकना। हम्म। क्योंकि बहुत आलोचना हो रही है कि कहीं इनका शासन आएगा तो पहले ही की तरह इनके समर्थक डिकंट्रोल हो जाएंगे, कुछ गलत करेंगे। इसमें बार बार हम्म। तेजस्वी यादव सफाई भी दे रहे हैं कि हम, जैसे अभी कल ही कहा उन्होंने, 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच, यानी संविधान दिवस से लेके गणतंत्र दिवस के बीच, सारे अपराधी चाहे कोई भी हो उनको हम जेल में डालेंगे, ये दावा किया। और थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमारी परछाई भी अगर गलती करेगी तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये हम्म। वो एक तरह से इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो उनके कार्यकर्ता एनर्जेटिक उस तरह से नहीं दिख रहे, मानो उत्पात मचाते हुए नहीं दिख रहे हैं, उस तरह लेकिन से उनका। वोकल नहीं है, हालांकि जो जी, उनके कार्यकर्ता हैं, जो कैडर है, वो काफी वोकल कार्यकर्ता होता है। बिल्कुल वोकल है, लेकिन इस बार रणनीति के तहत थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं कि उस तरह से हम्म। कोई नेगेटिव बात ना हो जाए, क्योंकि आपने हम्म। देखा वो गाने जो कुछ आए, उन गानों में जो बिल्कुल। निकल रहा था मैसेज, तो एनडीए ने उसको उछाला कि देखो जो पीएम ने, राज यहां आएगा तक कि तो। पीएम ने अपने भाषणों में उसका उल्लेख किया। जी, जी। तो उससे थोड़ा सा रणनीति में उन्होंने बदलाव किया है। तो ये चीजें हैं तेजस्वी की बात, लेकिन तेजस्वी के साथ में जो सबसे बड़ा पॉइंट है, यूथ का आकर्षण तेजस्वी के साथ बना हुआ है। हम्म। रोजगार का नारा तेजस्वी के ही इर्द गिर्द आज भी है। बल हम्म। यही कारण है कि रोजगार को एनडीए ने भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। जबकि वही एनडीए, वही जेडीयू, वही नीतीश कुमार बोलते थे कि तुम अपने बाप के घर से लाओगे पैसा क्या, ये बोला करते थे। आज बिल्कुल। वही घोषणा वो स्वयं करने को विवश हुए हैं। तो इसका मतलब है तेजस्वी यादव का रोजगार वाला जो नैरेटिव है, उससे एनडीए को डिफेंसिव होना पड़ा है, ये दिख रहा है। हम्म। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी के पक्ष में महिलाएं आज भी हैं, तो उन्होंने जो जीविका दीदी वाला वोट बैंक बनाया, तो उसमें तेजस्वी यादव ने सेंधमारी की कोशिश की, जो और भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर घोषणाएं की, उनको स्थायी बनाना, लोन देना, बहुत तरह की बातें लेकिन की वो कि। चल नहीं रहा है, वो उसका जी, कोई बहुत असर दिख नहीं रहा है। मैं उसको इस तरह से बोलता हूँ, आज अमित शाह जी का भाषण देख लीजिए। हम्म। आज जीविका दीदी के लिए उन्होंने बढ़ करके 3 लाख लोन देने की बात कह दी है। तो हम्म। इसका मतलब क्या है, ये 3 लाख लोन की बात घोषणा पत्र में नहीं है, उससे हम्म। अलग वो बोल रहे हैं। तो इसका हम्म। मतलब है कि जीविका दीदी पर तेजस्वी ने जो बढ़ चढ़ करके दावे किए हैं, उसका वो उसकी काट करने के लिए वो और आगे आकर के आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो मतलब यह है कि तेजस्वी की घोषणा से या उनके कहने पर या उनके पिच पर या उनके नारे पर बीजेपी सुरक्षित, एक सुरक्षात्मक तरीके से और योजना के साथ, लोभन प्रलोभन के साथ में सामने आ रहे हैं। तो ये चीज दिखता है। तो राकेश, तेजस्वी सेंटर में है, राजनीति के सेंटर में, वो एक तरह से निगेट कर रहे हैं पूरे चुनाव को। जी, राकेश जी, आपसे समझना चाहूंगा कि आपको आज की तारीख में क्या स्थिति समझ में आ रही है बिहार चुनाव की, क्योंकि अब 2 दिन ही बचे हैं फर्स्ट फेज के पोलिंग से पहले। तो आपको जी। लीड दिख रही है किसकी?
क्या महागठबंधन की पोजीशन क्या दिख रही है? कितनी सीटों पर आपको दिखती है कि महागठबंधन मजबूत स्थिति में है, या एनडीए का जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं उसका डोमिनेंस आपको दिखाई दे रहा है? जी, बिहार का जो इलेक्शन होता है ना, काफी इंटरेस्टिंग होता है। ऐसा तो आप देखते होंगे कई राज्यों में इलेक्शन होते हैं, तमिलनाडु, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति को तमिलनाडु का इलेक्शन बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता है। केरला का बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता है। इवन महाराष्ट्र में भी ये बात चल रही थी कि शिवसेना के दो भाग हो गए, विभाजन संबंधी चीजें थी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर उसका बहुत गहरा प्रभाव नहीं रहता। लेकिन बिहार के इलेक्शन जब भी होते हैं ना, तो राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे खासे प्रभावित करते हैं। कारण भी है कि केंद्र की सरकार अभी जदयू पर डिपेंडेंट है, इसलिए भी वो प्रभावित करते हैं। ये जो पूरा इलेक्शन हुआ, मुझे दो चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो नीतीश कुमार एक बड़े फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। अभी 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले ये एक मैसेज दिया जा रहा था कई दलों के द्वारा कि नीतीश कुमार, शायद ये लास्ट इलेक्शन है, बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग में उन्होंने कमान संभाल ली है ना, तो काफी एक्टिव है। एक जो गेम चेंजर हो रहा है, मुझे जो लगता है गांव के स्तर पर भी ना, वो महिलाएं जो 10,000 रुपये दिए गए हैं ना, ये नीतीश कुमार के पक्ष में एक बहुत बड़ी चीज आ रही है। देखिए, पहले से एक नैरेटिव चल रहा था, लेकिन वो पार्टली सही है और पार्टली फॉल्स नैरेटिव था कि महिलाएं जो नीतीश कुमार को वोटर होती हैं, ये पूरी तरह सही नहीं है। महिलाएं 50% से ऊपर महिलाएं अगर हैं वोटर, और उसमें सारी महिलाएं ने अगर नीतीश कुमार के पक्ष में वोटिंग किया, तो 50% वोट तो ऐसे ही आ जाएंगे। दूसरा एक नैरेटिव ये था कि जो BC1 के लोग हैं वो भी नीतीश कुमार के सपोर्टर, तो 36% जनसंख्या अभी BC1 की है, तो वो अगर 36% वोट ऐड हो जाएंगे तो नीतीश कुमार को तो ऐसे बहुत फायदा होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। इस इलेक्शन में एक तो नैरेटिव ये भी चल रहा था कि लालू राज वर्सेस एंटी लालू राज, ये भी एक बड़ा नैरेटिव है इस इलेक्शन में, कि वो लोग जो इसे एनडीए जो प्रचार कर रही है ना, उसमें बार बार वो लालू राज या जंगल राज की बात को करती है, और तेजस्वी उसको काउंटर करने में लगे रहते हैं। अभी कुल मिलाकर जो तस्वीर मुझे सामने आ रही है, तो एक एज तो है एनडीए को, लेकिन कुछ जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं गाड़ी को फंसा रहे हैं। उसमें प्रशांत किशोर की मैं बात जरूर करूंगा। प्रशांत किशोर की जो ग्राफ है लोकप्रियता की, वो बहुत अधिक कम नहीं हो पा रही। वो इलेक्शन से दूर हो रहे हैं, फिर भी यूथ में उनको लोकप्रियता बनी हुई है। तो यूथ प्रशांत किशोर के साथ हैं, तेजस्वी के साथ भी हैं, ठीक है। और बिहार में लगभग 3.5-4 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जिनकी एज 40 वर्ष से कम है, और लगभग 14-15 लाख वोटर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो 14-15 लाख हैं। तो ये जो 14-15 लाख वोटर है ना, ये डिपेंडेंट वोटर के रूप में सामने नहीं आ रहे, तो वो अपने माता पिता के कहने पर ही वोट डालेंगे किसी पार्टी के पक्ष में। तो एक तो कुल मिलाकर अगर तस्वीर को आप देखें, तो ये तस्वीर एनडीए के पक्ष में मुझे लगता है थोड़ा सा जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर अगर 5-6% वोट को काट देते हैं तो वो एनडीए को लॉस होगा। आप जिससे प्रशांत किशोर के किसी वोटर से पूछेंगे कि अगर जुलसुराज इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया रहता तो आप किसे वोट देते, तो वो सीधे कहेंगे एनडीए को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि वो महागठबंधन के वोट को नहीं काट रहे हैं, वो एनडीए के वोट को काट रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है, महागठबंधन में आरजेडी के वोट सीमेंटेड है, एलजेपी के वोट सीमेंटेड है, जदयू के वोट सीमेंटेड है, लेकिन बीजेपी के वोट सीमेंटेड नहीं है। सीमेंटेड मैं इस रूप में कह रहा हूं कि जैसे आरजेडी के पास जो बड़ा चंक है वो यादव और मुस्लिम वोटर्स का, आप 2024 के इलेक्शन के आंकड़ों को भी देखेंगे जो प्राइवेट संस्थानों ने किया था, इलेक्शन कमीशन का ये आंकड़ा नहीं है, तो स्पष्ट कहते हैं कि लगभग 70-80% के आसपास 2020 और 2024 80% के आसपास मुस्लिम और यादव आरजेडी को वोट डालते हैं। आप अगर जदयू के कोर वोटर्स की बात करेंगे, जैसे कुर्मी की बात करेंगे, तो लगभग 80% से ऊपर कुर्मी जदयू को वोट डालते हैं। इस तरह एलजेपी के कोर वोटर्स की बात करेंगे, तो जैसे पासवान लोग हैं उसमें भी 80% के आसपास पासवान वोट डालते हैं। लेकिन बीजेपी के जो वोटर्स हैं ना, वो सीमेंटेड नहीं है। आप अपर कास्ट की बात करेंगे तो लगभग 55-60% वोटर्स जो हैं वो बीजेपी को वोट डालते हैं, लेकिन 40% वोट दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। अगर आप इन सीमेंटेड वोटर्स की बात करेंगे, तो ये सीमेंटेड वोटर्स आज भी जदयू के पास भी हैं, आरजेडी के पास भी हैं, लेकिन बीजेपी के पास नहीं है वो सीमेंटेड वोटर्स। तो आपको कह रहे हैं कि कुल मिला के जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें सेंध लग सकती है, प्रशांत किशोर सेंध लगा सकते हैं।
बिल्कुल विनय जी, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो मोकामा में हो रहा है कि ललन सिंह कैंपेन कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से बातें कही है कि भाई हर व्यक्ति जो है वो अनंत सिंह बनकर चुनाव प्रचार करे। तो एक तरफ तो जो एनडीए सरकार है वो कह रही है कि लालू प्रसाद का जो जंगल राज है उससे निपटना है। दूसरा, जो दुलारचंद यादव के हत्या में एफआईआर जिनके खिलाफ हुई है उसको अरेस्ट कर लिया, अनंत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जाकर कैंपेन कर रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं कि अनंत सिंह को फंसाया गया। तो कुल मिला के तो बहुत सारी इसमें एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है इस पूरे मामले में। शंकर जी देखिए, ये सब निर्णय दोषी हैं या निर्दोष हैं इसका निर्णय जांच एजेंसियां करेंगी। हालांकि वो जदयू से टिकट लेके लड़ रहे हैं तो गठबंधन में है, इसी बाबत मुझे लगता है कि ललन सिंह या सम्राट चौधरी ने रोड शो किया है। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा कि अगर जो गलत है, और देखिए 2 दिन के अंदर में उन पे एफआईआर हुआ, उसके बाद से उनकी तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई। तो ये है कि एनडीए सरकार किसी को बचाती नहीं है ना किसी को फंसाती है। अगर आप गलत हैं तो आपको पकड़ा जाएगा, जैसा कि हमने उदाहरण दे लिया। कुछ कुछ बातें अभी मैं सुन रहा था, प्रेम कुमार जी बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव की बात, आप यकीन मानिए तेजस्वी यादव ने जीविका दीदी के बारे में तब बात करना शुरू किया जब माननीय प्रधानमंत्री ने जब जीविका निधि की बात की। उसके बाद से इन्होंने कहा कि 30,000 रुपया हम देंगे, इसके बाद से इनको नौकरी कंफर्म कर देंगे। दूसरी बात ये निकल के आती है, क्या महिलाएं भूल जाएंगी नीतीश कुमार जी का काम या माननीय प्रधानमंत्री जी का काम? क्या उज्ज्वला योजना भूल जाएंगी या आयुष्मान भारत भूल जाएंगी, या जो हमने अभी 10,000 रुपये दिया है कि ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सीड मनी है, आप उसको नहीं, बनाइए। महिलाएं तो आपके साथ में हैं, लेकिन यूथ कह रहे हैं कि लोग की यूथ आपके साथ में नहीं है। हमारे हमारे शंकर भाई, इसके बाद से महिलाएं तो साथ में हैं ही, जो कि आधी आबादी है। इसके बाद से अभी यूथ की बात हुई थी, नौकरियों की। आज का युवा पूछ रहा है भाई, 2.5 करोड़ नौकरी की, सरकारी नौकरी की बात कही, थोड़ा सा ब्लूप्रिंट तो बताइए कि कैसे कीजिएगा इसको। 3,17,000 करोड़ का अपना बजट है, कैसे 12 करोड़ कहिएगा? केवल कहने में, कहते हैं ना कि वचनम किम द्रविति, बोलने में क्या जाता है, क्योंकि इनको मालूम है ये आने वाले नहीं है। क्योंकि स्टार्ट कीजिए शंकर जी, देखिए कैसे गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं। आज आप सुन रहे हैं वोट चोरी की बात, एसआईआर की बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे। उससे पहले आप ईवीएम की बात सुनते थे। राहुल गांधी जी 57 दिन के बाद लौटे हैं बिहार में, एक भी रैली साझा नहीं की है तेजस्वी यादव के साथ। और क्या मछली पकड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव रील बना रहे। हम ये नहीं करें कि दोनों पेशे जो हैं गलत है, पर उनके लिए चुनाव हारने के लिए बढ़िया पेशा होगा, पैसा कमा सकते हैं आप। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, अब आते हैं प्रशांत किशोर पे, क्योंकि अभी बात निकल के आ रही थी। प्रशांत किशोर ने जब से चुनाव लड़ने के लिए मना किया है, तब से उनका जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर है ना, यकीन मानिए बिल्कुल कम हो गया है। कम इसलिए हो गया है कि क्यों भाई, अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट थे कि हम सरकार बना रहे हैं, तो आपने पीछे अपने कदम क्यों हटाए? आप राघोपुर जाके वहां लौट के क्यों आए? प्लस उनके 3 उम्मीदवार ने नाम वापस कर लिया। अगर आपकी आइडियोलॉजी इतनी मजबूत है, अगर आपके कैंडिडेट इतने मजबूत हैं, कोई भी कहे शंकर जी, अमित शाह जी ही क्यों ना कहें, आप क्यों लौटिएगा? भैया कोर्ट है, वहां जाके आप रिपोर्ट कीजिए। मेरा अपना मानना है, प्रशांत किशोर आज से 2-3 दिन पहले, 10 दिन पहले तक कुछ थे, कुछ उनका था, 10 से 12% जो बोल रहे थे। लेकिन अब उनकी पार्टी वोट कटवा पार्टी बन के रहेगी। मुझे लगता है कि 2 से 3 सीटों में वो सिमटेंगी। और मैं फिर से कहूंगा कि एनडीए कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि हमेशा हम विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने 150-160 सीट की बात कही है। एलजेपी को कितनी सीटें आएंगी? 29 में से आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम चाहेंगे कि 100% का स्ट्राइक रेट हम मेंटेन करें। हालांकि वो थोड़ा सा ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो 20 सीट का है, और हमको लगता है कि हम लोग जीत के रहेंगे। और आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से बीजेपी और जेडीयू की सीटें कितनी कितनी रहेगी? मेरा अपना मानना है कि बीजेपी 75 से 80 के आसपास रहेगी, और जदयू जो होगी 45 से 50 के आसपास होगी। और सीएम कौन बनेगा? भाई ये तो बिल्कुल जग जाहिर है। सबने कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। अमित शाह जी ने कहा है, मेरे नेता चिराग पासवान जी ने कहा है, तो इसमें कहां शको सुबह की बात है। मतलब 40 सीटें भी अगर नीतीश जी को आएंगी तो सीएम वही बनेंगे। पिछले बार भी तो यही हुआ था ना, 43 सीट पे जदयू थी, लेकिन बनाया किसको गया? नीतीश कुमार जी को। इस बार भी वही होगा। लेकिन आपकी सीटें अगर जोड़ दी जाए बीजेपी में, क्योंकि लोग कहते हैं भाई आपकी पार्टी तो आप मोदी जी के हनुमान हैं, तो कुल मिलाकर 70 सीटें या 75 सीटें अगर बीजेपी की आती है, और अगर 15 भी आपका मान लें कि 15 आपकी आती है, तो ये सब को मिला के तो 100 के आसपास आप लोग पहुंच जाएंगे। अगर जीतन राम मांझी और इसम को मिला दिया जाए तो फिर तो बीजेपी अपना भी सीएम बिठा सकती है। शंकर जी, हम लोग कन्वीनियंस की राजनीति नहीं करते हैं, मौके पे चौका नहीं मारते हैं। पिछले बार भी हमने जिसके साथ गठबंधन किया, उस गठबंधन को बिल्कुल निभाया,
शब्दशः निभाया, इस बार भी वही करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि अगर जदयू की सीटें कम आ जाएं तो उनको हम लोग दरकिनार कर देंगे। नहीं, जो गठबंधन बना है उसी को पालन किया जाएगा। ये महागठबंधन में होता होगा कि हर कोई अपने चांस के चक्कर में है, पर एनडीए में बिल्कुल नहीं है। तो कार्तिकेय, आपसे समझेंगे कि आप किस रूप में लार्जर पिक्चर, बिग पिक्चर बिहार की क्या बन रही है फर्स्ट फेज चुनाव से पहले। जी शंकर जी, थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपने अपने शो में मुझे बुलाया। मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी राजसाथ सी वोटर का विजिटिंग फेलो भी हूं, तो जो भी मैं डेटा कोट करूंगा आज मोस्टली वो सी वोटर से होगा या कुछ पुरानी स्टडीज जो सीएसडीएस ने की हैं इत्यादि। देखिए, मोटा मोटी मुझे लगता है जो हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं उन्होंने कई बातें बता दी हैं। मैं एक नया फ्रेमवर्क आपको देता हूं जिससे शायद दर्शकों को थोड़ा और सहूलियत हो समझने में इसको, कि अगर हम अक्रॉस समुदाय देखें तो महागठबंधन के समुदाय का काउंट कम है। उनका जो कोर समुदाय है वो दो हैं, यादव मुस्लिम, लेकिन उन समुदायों के अंदर उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत हाई है, वो 80-85% के आसपास। वेयर एज अगर आप एनडीए की बात करें, उनकी रीच समुदायों के हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि उस छतरी में अपर कास्ट भी है, उसमें ईबीसी भी है, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें महादलित भी हैं, उसमें पासवान भी हैं, लेकिन उस वोट का स्प्लिट ज्यादा होता है। अगर आप 2020 का भी इलेक्शन देखें, सीएसडी के डेटा में ये बताता है कि अपर कास्ट वोट, जिसे हम बीजेपी का एक कोर वोट मानते हैं, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था बीजेपी की तरफ वो 50 से 60% ही था। ऐसे ही अगर हम महादलित की बात करें तो हालांकि एनडीए की लीड थी, लेकिन वो कोई एक तरफा लीड नहीं थी, वो वोट बटा था, बट उसमें एनडीए को लीड थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है अक्रॉस कम्युनिटीज पेनिट्रेशन एनडीए की ज्यादा है, लेकिन जो विद इन कम्युनिटी पोलराइजेशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो एनजीपी की ज्यादा है। तो अब आप ये समझिए कि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। महागठबंधन को समुदाय बढ़ाने, क्योंकि अपने समुदायों को मैक्स आउट कर गए, तो इसमें आप देखिए ईबीसी, इसमें महादलित, ऐसे समुदायों को वो टारगेट कर रहे हैं। वेराज एनडीए को जो है अपने समुदायों के अंदर वोट को फर्दर कंसोलिडेट करना है। अभी एक जिक्र हुआ कि महिलाओं का वोट, ऐसा कहते हैं नीतीश जी के पास चला गया तो 50% तो वही हो गया, बिल्कुल सही आंकड़ा, लेकिन यह बताता है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ 36% महिलाओं का वोट महागठबंधन और 38% एनडीए। पुरुषों में यह उल्टा था, 37-38 और पुरुषों में 38-36 था, वहां महागठबंधन को लीड थी। तो ऐसा नहीं होता कि सारी महिलाएं महिलाएं बन के वोट करती हैं। कुछ महिलाएं अपनी जाति पे वोट करती हैं, कुछ अपने धर्म पे वोट करती हैं, कुछ महिला बन के वोट करती हैं, कुछ युवतियां बन के वोट करती हैं। ऐसे ही जब नैरेटिव आता है कि युवा तेजस्वी यादव के साथ है, तो इसमें मुझे लगता है बहुत सिंप्लीफाइड नैरेटिव है ये, कि जो युवा है, युवा की आधी आबादी तो महिला है ना। और अगर आप गांव में जाएंगे तो वही जो युवा महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, उनको उनकी दादी और नानी ये बता रही है कि देखिए यादव राज हुआ करता था एक समय पर, तो ध्यान से जरा। तो आइडेंटिटीज बहुत तरह की होती हैं, इस वजह से केवल इसको जाति पर अगर हम फोकस करें तो वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम केवल ये बोल दें कि पूरा का पूरा युवा तेजस्वी यादव को लेकर बहुत उत्साहित है, तो वो भी सही नहीं होगा। तो इस वजह से चुनाव क्लोज है। शंकर, इसमें एक बड़ा मैं जो और डायनामिक ऐड करना चाहूंगा कि 2020 के बनिस्पत अगर आप देखें 2-3 बड़े शिफ्ट्स हुए हैं एनडीए में। अगर चिराग पासवान जी का 5.6% वोट आया है, तो कुशवाहा जी का भी 2.5% वोट आया है। वो भी अलग लड़े थे पिछली बार। 7.5% वोट का ये शिफ्ट है, मान लेते हैं हम सेम वोट शेयर पे। लेकिन अब उन्हें नुकसान कहां हुआ है? 1.5%, तकरीबन 1.5-2% जो मुकेश साहनी का वोट था वो चला जाएगा महागठबंधन में। और क्योंकि अब वो उप मुख्यमंत्री मनोनीत किए जा चुके हैं एज कंटेंडर, शायद उनका वोट शेयर उससे भी ज्यादा हो। एक आईपी गुप्ता नाम के व्यक्ति ने एक पार्टी बनाई है तांती तत्वा समाज की, वो भी 1-2% का वोट बैंक है। तो उस खगड़िया सहरसा के इलाके में वहां पे भी आप शिफ्ट देखेंगे। दो ऐसे फैक्टर्स थे पिछली बार जिन्होंने फर्दर डेंट किया था महागठबंधन को। ओवैसी साहब ने तकरीबन 10-12% मुस्लिम वोट लिया था, और बीएसपी की वजह से जो तीसरा अलायंस था उसने 10-12% रविदास वोट लिया था। ये दोनों वो समाज है, रविदास, दलित और मुस्लिम, जिनका नेचुरल एफिनिटी महागठबंधन की तरफ है। तो ये 2-2.5% और एक फ्लोटिंग वोट है जो इधर आ सकता है। इस वजह से, क्योंकि इतने सारे डायनामिक्स है, हम कह रहे हैं चुनाव क्लोज है। लेकिन अगर हम ये कहें कि किसका सामाजिक ढांचा ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमें एनडीए दिखता है। लेकिन एनडीए के सामाजिक ढांचे में
स्प्लिट की भी ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि हम्म। जैसा कि अभी बोला गया, ईबीसी और महादलित पक्का पक्का वोटर नीतीश कुमार जी के साथ है, उसमें भी हम्म। ईबीसी ज्यादा महादलित कम। हम्म। लेकिन वहां पे सेग्रीगेशन का स्कोप ज्यादा है, जबकि यादव और मुस्लिम महागठबंधन में स्कोप कम है, लेकिन वहीं एनडीए के पास रीच ज्यादा है। तो हम्म। ये दो कंपीटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वोट पैटर्न्स के, जिनके बीच में चुनाव हो रहा है। और इसके साथ अगर आप जोड़ दें जो नीतियां निकाली गई, या जो ये अभी 10,000 रुपए की बात हुई, तो जब मैं पिछले महीने गया था बिहार, पैसा मिल गया था काफी महिलाओं को, जिनको नहीं मिला था वो नाराज भी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल। लगता है कि लेकिन हक उन्हें के आगे उम्मीद सबको थी मिल कि, जाएगा। हाँ, हाँ। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में लेकिन मिलेगा। शंकर, दूसरी बात, पेंशन की रीच हो गई थी, 400 से 1100 वो हो गया था, बिल्कुल। 125 यूनिट फ्री बिजली भी आ गई थी। लेकिन फिर तेजस्वी ने जो एक कार्ड खेला, प्रति परिवार एक नौकरी, हम्म। उससे एक जेंडर पोलराइजेशन की भी उम्मीद हो सकती है कि हम्म। अगर नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं पर फोकस कर रही है, तो जब हम कहते हैं हर घर एक सरकारी नौकरी, तो वो हम्म। एक इनडायरेक्ट वे में पुरुषों की तरफ अपील है। तो वो बिल्कुल। जेंडर डिवाइड, मैं फिर कहूंगा, पिछली बार महागठबंधन पुरुषों में आगे था 2 परसेंटेज पॉइंट से, महिलाओं में एनडीए आगे था 1 परसेंटेज पॉइंट से। फिर भी हम्म। एनडीए क्यों जीता? क्योंकि महिलाओं का टर्नआउट 5 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा था पुरुषों ज्यादा से। था। बिल्कुल। तो एक सवाल और कार्तिकेय आपसे समझना चाहूंगा कि बिहार की पॉलिटिक्स पिछले 20 सालों में, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने फिक्स डिपॉजिट किया और उसका इंटरेस्ट खाते रहते हैं, तो नीतीश कुमार की जो लिगेसी है, नीतीश कुमार का जो सोशल वेलफेयर की पॉलिटिक्स उसको कह लें, डीबीटी कह लें, कुछ भी आप उसको नाम ले लें, अब वो एक उस फ्रेम में कैद हो गई है। आप जो जिसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशनल पॉलिटिक्स, नए लीडर, चाहे वो आप देखिए कि कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का इतना हंगामा मचा और लगा कि जो सोशल मीडिया पे रहता है उसको लगा कि प्रशांत किशोर ही चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल लेकिन कुल मिलाकर जब आप ग्राउंड पे जाएं तो एक पूरे इलाके में प्रशांत किशोर का एक व्यक्ति आपको नहीं है ही मिलता नहीं। है। है ही नहीं। गंगा के दक्षिण में उनको थे ही नहीं, एक महीना पहले वो गंगा बिल्कुल। के उत्तर में थे जो थे। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या बिहार की पॉलिटिक्स एक फटीक के दौर में चली गई है, या नीतीश कुमार का क्रेडेंशियल इतना ज्यादा, वो सिक्का इतना ज्यादा मजबूत है कि उसको डायल्यूट होते होते ही 5-10 साल लग जाएंगे, और अंतिम अपनी लाइफ के अंतिम फार लेग में है अपनी पॉलिटिक्स के, तब भी उनका जोर चल रहा है इस इलेक्शन में? शंकर, मैं इसको एक सेंटेंस में जवाब दूं, क्योंकि आपने सवाल बहुत बेहतरीन पूछा है, इसका मेरे पास जवाब है। ये चुनाव इज नॉट अबाउट एस्पिरेशन, इट इज अबाउट प्रेजर्वेशन। हम्म। प्रेजर्वेशन है। हम्म। ये वजह नहीं है कि लोग उत्साहित हैं नीतीश जी को लेकर, पर यह हम्म। वजह है कि नीतीश जी से बेहतर हमें विकल्प उन समुदायों को, जिनको नीतीश कुमार जी ने नर्चर किया है पिछले 20 साल बिल्कुल। में, उन समुदायों को आरजेडी, कांग्रेस या जेएसपी और अन्य विपक्षी पार्टियां वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई हैं कि हम आपके बेहतर गार्जियन बन सकते हैं। हम्म। आरजेडी की जो विफलता रही है यादव राज की छवि को हटाने में, ईबीसीज के मन में, खासकर महिलाओं के, मैं मानता हूं कि वो उनकी सबसे बड़ी कमी है आज की तारीख में, गांव और गांव के इलाकों में। हम्म। तो नीतीश कुमार जी, मच लाइक फॉर अलायंस पार्टनर्स, वोटर्स के लिए भी वो नेसेसिटी है, वो एक्साइटमेंट का सोर्स नहीं है। हाँ, बिल्कुल। एक्साइटमेंट किसी पॉलिसी की वजह से आ सकती है कि पैसा आ गया, तो जी नीतीश कुमार जी की वजह से एक्साइटमेंट भी। बट ब्रॉडली अगर हम ऑन एवरेज बोले, तो प्रेजर्वेशन का चुनाव है, एस्पिरेशन का चुनाव नहीं। जो 2005 से लेकर 12-13 तक एक बिहार में एक एस्पिरेशनल नैरेटिव चल रहा था कि सड़कें हम्म। हैं और लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, वो आज आपको नहीं दिखेगा। आज आपको ये दिखेगा, जैसा कि आपने कहा, कि भाई यही हमको सींचते आए हैं, और इनसे बेहतर हमें आज तक कोई मिला नहीं विकल्प, तो हम यहीं जाएंगे। और वही मैं कह रहा हूं कि जो ये ईबीसी का वोट बैंक है, क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि नेसेसिटी है, इसीलिए हम्म। अगर ईबीसी वोट बैंक को बेहतर विकल्प मिल जाए, चाहे वो छोटी छोटी जाति बेस्ड पार्टी के आधार पे हो, चाहे कैंडिडेट के आधार पे हो, तो कुछ बात बन सकती है। वैसे ही जो अपर कास्ट वोटर है, मैं एक बात बता दूं आपको हम्म। शंकर, हम्म। बीजेपी को लेकर तो उत्साह का कोई स्रोत नहीं है। बिल्कुल। जदयू को तो लेकर फिर भी कैश ट्रांसफर और नीतियां है ना, लेकिन हम्म। बीजेपी के तो वोटर में कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मोटा मोटी फिर से अगर जीतेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। लेकिन उनमें एक उत्साह तो है ना, वो जो परमानेंट उत्साह है कि भाई
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी जो पॉपुलैरिटी है कि विदेश में भारत का नाम रोशन कर दिया, है और उनके साथ में वो है वाला तो कांस्टेंट फैक्टर है। शंकर है, और शायद वही उनका बेस वोट है, शायद वही वही कारण है। अगर आप, मैं झारखंड गया था पिछले साल, आप हम्म, वहां पे अगर शहरी मतदाता से मिले जो ट्राइबल नहीं है, वो क्या बोलेंगे? हम मोदी जी को वोट देते हैं। वो बीजेपी नहीं हम्म, बोलते, वो मोदी जी बिल्कुल। बोलते हैं। वो उनका अक्वायर्ड बेस वोट है। ये वो अपर कास्ट वोट है जो किसी जमाने में कांग्रेस को वोट दिया करता था। तो बिल्कुल। अपर कास्ट वोटर को भी, अच्छा इसमें एक और गेम है। जो बीजेपी क्लियरली नीतीश जी का नाम नहीं ले रही, हो सकता है इसका कारण ये हो कि वो अपर कास्ट वोटर को उत्साहित रखना चाहती हो कि हम्म, रुकिए, ऐसा हो सकता है कि यहां पर हम यूपी मॉडल कर जाएं बाद में, कि हम्म, हमने चेहरा दिया केशव प्रसाद मौर्य का, लेकिन हमने योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो हम्म, हो सकता है ये भी एक कारण हो कि वो उत्साह बना रहे, क्योंकि अदरवाइज प्रशांत किशोर अपर कास्ट का वोट तोड़ सकते हैं। कांग्रेस हम्म, आरजेडी ने भूमिया कैंडिडेट्स दिए हैं और कई तरह के कैंडिडेट्स दिए हैं जो अपर कास्ट के वोट तोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने फिर कहा कि हालांकि रीच अक्रॉस सोशल ग्रुप्स एनडीए की ज्यादा है, लेकिन उनके अंदर जो स्प्लिट की संभावनाएं भी ज्यादा है। वेयर महागठबंधन का जो वोट है वो पक्का है, उसमें स्प्लिट की जो संभावनाएं हैं वो कम है, लेकिन वो हम्म, समुदायों की संख्या कम है। बिल्कुल। प्रेम, आपसे एक लास्ट कमेंट चाहेंगे कि कुल मिला के जो कार्तिकेय कह रहे हैं कि प्रेम तो वहाँ की जो युवा वोटर हैं और जो यूथ हैं वो प्रशांत किशोर से करना चाहते हैं, लेकिन शादी के लिए कुल मिला के नीतीश कुमार का फिक्स है माहौल कि भाई स्टेबिलिटी चाहिए, गारंटी चाहिए, और जिसको टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आपको जब आप ग्राउंड पे घूम रहे हैं वहां पे कुल मिला के प्रशांत किशोर की धमक कैसी सुनाई पड़ी, या फिर आपको लगता है कि प्रशांत किशोर का जो ट्रैक्शन है वो 5-6% के आसपास रहेगा, या उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है? मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने जो अपनी शुरुआत की थी, बहुत अच्छा चल रहे थे। एक बहुत बड़ा निर्णय जो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का लिया, उसके बाद उनका बहुत तेजी से फील्ड में डाउनफॉल हुआ। और हमने कुछ और भी कारण देखे हैं। मुझे लगता है कि जैसे जन स्वराज के कार्यकर्ता जो एक्टिव थे और लीडरशिप लेवल पर, मान लीजिए मंडल स्तर पर या जिला स्तर पर एक्टिव थे, उनका कहना था, आज से करीब 8 दिन पहले वो बता रहे थे कि बीते 10 दिन से, यानी अभी से लगभग 15 या 18 दिन का मान लीजिए, इस दौरान उनकी वो नियमित जो ब्रीफिंग, कोऑर्डिनेशन, कैसे काम करना, ये सब बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर के स्तर पर जो एक बड़ा डिसीजन हुआ है जो हिडन है। और मैं ये मानता हूं कि ये बात बहुत सही है कि प्रशांत किशोर के आगे बढ़ने से नुकसान बीजेपी का हो रहा था। तो क्या कोई ऐसी हिडन रणनीति बनी है कि जानबूझकर प्रशांत किशोर ने अपने आप को चुनाव मैदान से एक तरह से विड्रॉ कर लिया है? क्योंकि चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय राघोपुर में एक दिन बोल रहे थे कि तेजस्वी को हम राहुल गांधी बना देंगे, उनको दूसरा कंस्टिट्यूएंसी खोजना पड़ जाएगा, और 2 दिन में अगले दिन ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला लिया गया है। मुझे लगता है कि ये, इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, प्रशांत किशोर को कम वोट आएगा। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि जो बात कह रहे थे कार्तिकेय बत्रा जी, ठीक है, एनडीए का रीच जो है समुदाय की संख्या के हिसाब से ज्यादा है। पर कुछ बातें हैं जो कि जैसे महागठबंधन और एनडीए के बीच जो वोटों का फासला 12,000 का मात्र था, वो भी तब जबकि नीतीश कुमार जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं उनको ऐसे ही मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद पिछला चुनाव बहुत मामूली फर्क का था। तो इस बार जो कुछ नए फैक्टर्स जुड़े हैं, तो उसमें जो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास का शब्द ढूंढना पड़ेगा कि चिराग पासवान को मजबूत होते देखते हुए जेडीयू को के कार्यकर्ताओं को डर लगता है कि चिराग मजबूत होंगे तो वो तो हमारे ही हित का नुकसान करेंगे। तो जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी ने 135 सीटों पर चुनाव लड़के सिर्फ एक सीट जीती, और लोकसभा में वो कह रहे हैं कि हमारी स्ट्राइक रेट 100% है, तो जिसमें लेकिन वो बिल्कुल। ग्राउंड ग्राउंड पे वो वोट ट्रांसफर वाली प्रॉब्लम दिख रही है क्या? क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार चिराग पासवान के यहाँ छठ का प्रसाद खाने गए, उसके बाद उससे पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छुए, तो ये जो जिसको राजनीति में कहते हैं कि सिंबलिज्म का काफी इंपॉर्टेंस होता है, और दोनों नेताओं ने एक तरह से उस वोट ट्रांसफर की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की कोशिश की। तो आपको लगता है कि अभी भी वोट ट्रांसफर वाली स्थिति बची हुई है, वहां पे दिक्कत है?
देखिए, ये जरूरत ही पड़ी इसीलिए कि वोट ट्रांसफर का प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, और ये पैदा हो रहा है बहुत बड़ा, उसमें विश्वास का फैक्टर है। और राजनीतिक रूप से लीडरशिप लेवल पर लोग मजबूत करते हैं, महसूस करते हैं कि चिराग पासवान मजबूत होंगे तो नुकसान किसका होगा? जेडीयू का नुकसान होगा, नीतीश कुमार का नुकसान होगा। तो इसलिए ये इतना बड़ा फैक्टर है कि एनडीए को कितना नुकसान होगा वो गिनती नहीं कर पाएंगे, अनुमान नहीं लगा पाएंगे। एक और बात जो कार्तिकेय जी कह रहे थे वहीं से मैं बात करता हूँ, महिला वोटर्स जो पिछले बार 5% ज्यादा हुआ, इस वजह से 1% ज्यादा वोट लेकर के भी उनको स्ट्राइक मिल गई, सीट्स मिल गई। तो इस बार इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एसआईआर हुआ है उसमें महिला और पुरुष का अनुपात जो है और बढ़ गया है, यानी महिलाएं घट गई हैं, महिलाओं के ज्यादा वोटर्स कटे हैं। तो ये भी एनडीए के भीतर में ये मानते हुए कि भी महिला वोटर्स जेडीयू के प्रति आकर्षित हैं, कहीं ना कहीं जेडीयू के खिलाफ एनडीए में एक रणनीति है। और इस बात को जेडीयू भी समझता है और नीतीश कुमार भी समझते हैं। इसी वजह से एक पूरे पूरे एनडीए में ही एक विश्वास में कमी का माहौल है। यही कारण है जो बात उधर है कि राहुल गांधी और तेजस्वी एक साथ नहीं कैंपेन कर रहे, वही इधर भी है कि नीतीश और नरेंद्र मोदी एक साथ कैंपेन नहीं कर रहे। तो कुल मिलाकर बिहार की जो बड़ी तस्वीर बन रही है उस तस्वीर के हिसाब से फिलहाल जो ग्राउंड पे है वो एनडीए की लीड दिखती है। हालांकि महागठबंधन भी कांटे की टक्कर में है, लेकिन सवाल है कि जो महागठबंधन का जो मोमेंटम है 2020 का, उस मोमेंटम को क्या तेजस्वी यादव बना पाते हैं, पहुंचा पाते हैं? ये सारे सवाल बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज से निकलते हैं और इससे ही नतीजा भी निकलेगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनका सबका धन्यवाद। कार्तिकेय जो अजीत प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही विनीत जो एलजेपी के प्रवक्ता हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश रंजन पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम हमसे जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े डायलॉगस के साथ। आज के लिए इतना ही।